हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक और सच्ची और बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। अगर दोस्तों आप भी हमें स्टोरी भेजना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिखे हुए नंबर या हमारी इंस्टा आईडी पर भेज सकते हो। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। उस दिन मैं हमेशा की तरह पार्क में खेल रहा था, पर शाम बहुत हो गई थी। अंधेरा हो गया था, सारी सड़कों की लाइट जल उठी थी। फिर भी मैं कुछ देर पार्क में रुकना चाहता था। मैं पार्क से जाने लगा, तभी मैंने कुछ गिरने की आवाज़ सुनी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, एक किताब वहाँ गिरी थी, पर मैंने आसपास किसी को नहीं देखा। मैं उस किताब के पास गया। बहुत अजीब सी किताब थी। उस पर एक शैतान जैसा चेहरा और अजीब सा निशान बना हुआ था। उस किताब के चारों किनारों पर लाल मणि लगी थी, पर उनका रंग फीका पड़ चुका था और बीच में एक पीले रंग की मणि लगी थी। मैं वापस जाने लगा। फिर पता नहीं क्या ख्याल आया, मैंने वापस जाकर उस किताब को उठा लिया। मैं उस किताब को घर ले गया। 8 बजे मैं अपने डेस्क पर पढ़ रहा था और उस किताब को मैंने उस डेस्क पर ही रखा था। मेरी नज़र बार बार उस किताब की तरफ जा रही थी। मैंने उस किताब को खोला। उस पर जो लिखा था, उतनी अजीब चीज शायद ही मैंने कभी देखी थी। उस किताब के पहले पन्ने में कुछ अजीब तरह के नियम दर्ज थे, जैसे जिसके पास ये किताब होगी सिर्फ वही इस किताब का मालिक होगा। इस किताब पर जिसका नाम लिखोगे 1 घंटे के अंदर उसकी मौत पक्की है। किताब का मालिक व्यक्ति की सोच पढ़ सकता है। अगर किताब मालिक से किताब गुम हो गई तो उसकी मौत भी पक्की है। गलत नाम लिखने पर व्यक्ति की मौत नहीं होगी। ये किताब अपनी मालिक खुद चुनती है। तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो तुम, नाम लिखना चाहिए। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कमरे के एक कोने में काली परछाई बैठी हुई थी। वो उठकर मेरे सामने आई। मैं उसे देखकर डर गया। उसकी आंख बाहर निकली हुई थी। उसका चेहरा पूरा सफेद हुआ पड़ा था और चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। वो देखने में लगभग जोकर जैसा लग रहा था। उसने कहा, मेरा नाम रोमी है, तुम्हें इसके अंदर किसी का नाम लिखना चाहिए जिससे तुम्हें नफरत हो या जिससे तुम्हें कोई खतरा हो। मैंने पूछा, क्या ये किताब तुम्हारी है? उसने कहा, अब ये तुम्हारी है। मैंने कहा, ये किताब मेरी नहीं है, अगर तुम्हारी है तो तुम ले जाओ। उसने कहा, अब ये तुम्हारी हो चुकी है, और वो बोलकर वहाँ से गायब हो गया। अगले दिन मैं शाम को बाजार जाने के लिए कार ड्राइव कर रहा था। मैंने देखा कि कुछ गुंडे एक बुजुर्ग औरत को परेशान कर रहे हैं और उससे उसके पैसे छीन रहे हैं। वो 4 लोग थे, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं वहाँ से चला गया। उस रात को मैंने सोचा कि अगर ये किताब सच में इस तरह काम करती है तो मुझे इसमें नाम लिखना चाहिए। मैंने उन गुंडों में से एक आदमी का नाम लिखा जिसका नाम रोहन था। मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ कि कुछ हुआ है। मैं सो गया। अगले दिन जब मैं स्कूल जा रहा था तब एक जगह बहुत भीड़ जमी थी। बहुत पुलिस वहाँ पर आई हुई थी। मैंने पास जाकर देखा कि वहाँ पर रोहन की लाश है। एक गाड़ी दुर्घटना की वजह से मर चुका है। मैं देखकर चौंक गया और वहाँ से भागकर स्कूल चला गया। मुझे अब डर लग रहा था। मैं सोच रहा था कि कहीं मेरी वजह से उसकी मौत नहीं हुई हो। सारा दिन स्कूल में मेरा मन नहीं लगा। मैं बस जल्दी से घर जाना चाहता था। मैं अपने स्कूल की सीट पर बैठा खिड़की की तरफ देख रहा था। तभी मैंने देखा रोमी वहाँ आया। मैं उसे देखकर डर गया। उसने खिड़की पर बैठे हुए कहा, तुमने अच्छा काम किया, और वो बोलकर गायब हो गया। उसे मेरे सिवा और किसी ने नहीं देखा। मेरे घर जाने के बाद मैंने उस किताब को एक बक्से में बंद कर दिया। रात हो चुकी थी। मैं फिर से उसी किताब और उस दुर्घटना के बारे में सोच रहा था। तभी मेरी खिड़की पर रोमी आया। रोमी ने कहा, तुमने अपना काम बखूबी किया। तुमने एक गुनहगार को सजा दी, तुम्हें आगे भी करना चाहिए। मैंने गुस्से से कहा, अपनी किताब यहाँ से ले जाओ। रोमी ने एक अजीब सी मुस्कुराहट दी और वहाँ से चला गया।
मुझे अब गुस्सा आ गया था। मैंने बक्से से किताब निकाली। मैंने बाकी 3 गुंडों का नाम उस किताब में लिख दिया। मैं ये महसूस कर पा रहा था कि वो तीनों गुंडे अभी कहाँ हैं और क्या सोच रहे हैं। वो शायद अभी किसी और का जेब काटने या फिर उसे धमकाने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन कुछ ही देर में वहाँ दूसरे इलाके के गुंडे आ जाते हैं और दोनों समूह में हाथापाई हो जाती है और दूसरे इलाके के गुंडे फायरिंग करते हैं, जिससे उन तीनों की मौत हो जाती है। मुझे अब सुकून मिला। मैं उस रात सो गया। मेरी नींद एक ठंडी हवा के झोंके से खुली। मैंने अपनी आंख खोली। मैंने देखा मेरी आंख के सामने बहुत सारे तारे हैं और चारों तरफ जंगल है। वो नज़ारा बहुत ही सुंदर था। तभी मुझे होश आया कि मैं तो अपने कमरे में था। यहाँ कैसे पहुँचा? मैं तुरंत वहाँ से उठा। मैंने देखा मेरे पास सिर्फ घास ही घास है और कुछ दूरी पर पेड़ हैं। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं सपने में हूँ, पर मैंने खुद को एक चिमटी काटी थी। इससे मुझे दर्द हुआ। अब मुझे डर लगने लगा था। ठंडे वातावरण में भी मुझे पसीने आ रहे थे। मैं उठ खड़ा हुआ और वहाँ से आगे चलने लगा। मैंने देखा कहीं दूरी से एक रोशनी दिखाई दे रही थी। मैं उस दिशा में चलने लगा। कुछ ही दूर चलने पर मुझे रोमी दिखाई दिया, जैसे वो मेरा स्वागत में खड़ा हो। मैंने उस पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, ये सब क्या हो रहा है? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मुझे मेरे घर वापस जाना है। रोमी ने कहा, मेरी दुनिया में आपका स्वागत है, मेरे पीछे आइए, वहीं पर आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। मुझे डर का एहसास हुआ। वो आगे आगे चल रहा था और मैं उसके पीछे पीछे जाने लगा। मुझे सामने एक बस्ती दिखाई दी। मैं उसके पीछे पीछे बस्ती की तरफ जाने लगा। मैं बस्ती के पास पहुंचा। मैंने देखा रोमी की तरफ और भी कई सारे अजीबोगरीब भूत या फिर कोई क्रीचर हैं। वो बहुत ही अजीब दिख रहे थे। उन सबके सामने मैं बहुत अजीब सा लग रहा था। मुझे वहाँ घुटन हो रही थी। मैंने वहाँ एक लड़की को देखा। वो चुपचाप सबसे अलग सहमी सी बैठी हुई थी। मैं उठकर उसके सामने गया। उसने अपना चेहरा उठाकर मेरी ओर देखा। मैं उसे देखते ही रह गया। मैंने उसके जैसी सुंदर लड़की आज तक नहीं देखी थी। सुंदर आँख, लंबी नाक, पूरा बदन जैसे हीरे जैसा चमक रहा हो। मैंने उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं उसके पास बैठ गया। मैंने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ कैसे आई? अब उसके मुंह से कुछ बोल निकले। बहुत मीठी आवाज़ थी उसकी। उसने कहा, मुझे कल ही एक किताब मिली थी, पर पता नहीं मैं कैसे आई। जब मैंने अपनी आँख खोली, मैंने देखा नहीं यहाँ पर हूँ। कई अजीब से आदमी या फिर पता नहीं क्या मुझे यहाँ तक लेकर आए। मुझे उसने कोने में बैठा दिया। मैं तो यहाँ बैठी हुई थी। मुझे यहाँ से वापस घर जाना है। कोई मुझसे कुछ भी नहीं बोल रहा है। मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, मैं भी अभी अभी आया हूँ। मैं चीज को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने उससे पूछा, क्या तुम रोमी को जानती हो? उसने कहा, नहीं, मैं यहाँ पर किसी को नहीं जानती। मैंने पूछा, तुम्हें कोई किताब मिली है क्या? उसने कहा, हाँ मिली है। मैंने पूछा, तुम्हें वो किताब कहाँ से मिली? उसने कहा, मैं अपने स्कूल से घर की तरफ जा रही थी, तब मुझे किताब रास्ते पर मिली। मैंने कहा, वो किताब कैसी दिखती है? उसने कहा, वो किताब बहुत ही अजीब सी दिखती है, उसमें और कुछ अजीब से निशान बने हुए हैं। उसने कहा, उसमें किसी भी तरह के पत्थर नहीं हैं। मैंने कहा, क्या तुमने उस किताब में किसी का नाम लिखा था? उसने कहा, नहीं, मैंने उस किताब में कुछ भी नहीं लिखा, बस मैंने कुछ नियम पढ़े हैं। वो नियम पढ़कर मुझे बहुत अजीब सा लगा, पर मैंने वहाँ पर किसी का भी नाम नहीं लिखा। उसने मुझसे पूछा, क्या तुम्हारे पास भी वैसी ही किताब है? मैंने कहा, हाँ, मेरे पास भी ऐसी किताब है, पर तुमसे थोड़ी अलग है। उसने मुझसे पूछा, तुमने अपनी किताब में किसी का नाम लिखा है? मैंने कहा, हाँ, मैंने अपनी किताब में 4 गुंडों का नाम लिखा है। उसने जिज्ञासा से पूछा, क्या वो लोग मर गए? मैंने कहा, हाँ, वो मर चुके हैं।
उसने कहा ये तो बड़ी दुख की बात है। मैंने कहा नहीं, ऐसे लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। उसने कहा सबको जिंदा रहने का हक है और हमें बुराई को मारना चाहिए, ना कि बुरे लोगों को। मैं बस उसकी बात सुन ही रहा था। मैंने उससे उसका नाम पूछा। उसने कहा मेरा नाम परी है। मैंने सोचा कि सच में ही परी है। परी सच में बहुत सुंदर दिखती है। मैं परी से बात कर रहा था। मैंने उससे पूछा तुम कौन से स्कूल में पढ़ती हो। परी ने कहा मैं ज्ञान साधना विद्यालय में पढ़ती हूँ, 10वीं कक्षा में। मैं बोला वो तो बहुत अच्छा स्कूल है। परी बोली तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो। मैं बोला मैं ज्ञान गंगा में पढ़ता हूँ, 11वीं कक्षा में। परी बोली मेरी बेस्ट फ्रेंड भी उसी स्कूल में पढ़ती है। पीछे से रोमी उन्हें टोकता हुआ कहता है आओ हमारी रस्म में शामिल हो जाओ। मैंने कहा क्या रस्म, कैसी रस्म। रोमी बोला आओ यहाँ। मैंने सामने जाकर देखा। मैं उसे देखकर बस वहाँ से भागना चाहता था। वहाँ का दृश्य बहुत भयानक था। मेरे शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे उल्टी आने लगी। मैंने देखा सामने किसी आदमी की लाश रखी हुई थी, जिसके जिस्म को सर से पांव तक बुरी तरह से किसी धारदार हथियार से काटा गया था। शरीर के हर अंग से खून बह रहा था। उसके पेट की अंतड़ियां बाहर आ गई थी। उसके शरीर के मांस का हर टुकड़ा वहाँ के भूत नोच नोच कर खा रहे थे। रोमी बोला आओ इन्हीं की तरह तुम भी इस शरीर का मांस खाओ और हम में शामिल हो जाओ। मुझसे अब रहा नहीं गया। मैंने वहीं उल्टी कर दी। वहाँ ठहरा एक भूत मुझ पर गुर्रा उठा। वह मुझ पर हमला करने के लिए उस शरीर का हाथ तोड़कर मेरी तरफ झपटा। मैं गिर गया। मेरी नींद खुली। मैंने चारों तरफ देखा। देखकर सुकून मिला कि मैं घर पर हूँ। वो सिर्फ सपना था। उस दिन मेरे गले में एक भी निवाला नहीं उतरने वाला था। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरकर देखा। मेरे पापा टीवी देख रहे हैं। मेरे पापा डॉक्टर हैं। मैंने टीवी पर देखा एक आतंकवादी जेल से भाग गया। पापा ने चैनल चेंज किया। चैनल पर एक व्यक्ति की मौत की खबर चल रही थी। जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो मैंने देखा कि ये वही आदमी है जिसको मैंने कल रात सपने में देखा था। मैंने पापा को कुछ नहीं कहा क्योंकि मेरी बात पर कोई भरोसा ही नहीं करता। मैं वापस अपने कमरे में चला गया। मैंने देखा रोमी वहाँ मौजूद है। मैं गुस्से से आग बबूला हो गया। मैंने पूछा ये सब क्या हो रहा है और जो कल रात को सपना देखा था वो सब क्या है। उसने कहा तुम्हारे सपने के बारे में मुझे कैसे पता। मैंने कहा तुम्हें सब पता है, तुम अपनी किताब वापस ले जाओ। रोमी ने कहा मैं वापस नहीं दे सकता। अच्छा ठीक है, मैं खुद ही इसे ठिकाने लगा दूंगा। रोमी एक अजीब सी मुस्कुराहट देकर वहाँ से चला गया। मैं उस दिन जल्दीबाजी में स्कूल गया। क्लास की बेंच पर बैठे मैं खिड़की की तरफ देख रहा था। तभी मुझे ख्याल आया परी के बारे में। स्कूल छूटने के बाद मैं ज्ञान साधना स्कूल गया। मैंने पता करने की कोशिश की कि परी वहाँ पढ़ती है कि नहीं, पर मुझे ऐसा कुछ भी पता नहीं चला। मैंने उस स्कूल में 10वीं के छात्रों से पूछा कि क्या वहाँ परी पढ़ती है। उन्होंने कहा हमारे क्लास में कोई भी परी नाम की लड़की नहीं है। मैंने सोचा वो मेरा सपना ही था, पर उस व्यक्ति का क्या जिसको मैंने देखा। मैं वहाँ से घर चला गया। कुछ ही दिन ऐसे ही कट गए। एक दिन शाम को रोमी मेरे कमरे की खिड़की से अंदर दाखिल हुआ। मैंने रोमी को कहा ये किताब अब तुम्हारी है। मैं इस किताब का मालिक होते हुए तुम्हें ये आदेश देता हूँ कि इस किताब को ले जाओ। रोमी मना नहीं कर पाया। रोमी बोला तुम्हें पता है कि अगर तुम किताब मुझे वापस कर दोगे तो तुम्हारी जान खतरे में है। मैंने कहा हाँ मैं जानता हूँ, तुम चले जाओ। रोमी उस किताब को ले गया। 3-4 दिन ऐसे ही बीत गए पर कुछ नहीं हुआ। पर एक दिन शाम को जब मैं टीवी देख रहा था, वैसे तो मैं गाने सुन रहा था, पर वहाँ पर ऐड आने की वजह से मैंने चैनल चेंज किया। मैंने न्यूज़ चैनल लगाया और मैंने देखा कि एक आदमी की मौत असाधारण तरीके से हुई है, ठीक वैसे ही जैसे मैंने उस रात सपने में देखा था। मेरे दिमाग में झटका लगा कि मैंने दोनों किताब तो दे दी थी, तो अभी मौत कैसे हो रही है। मैं पुलिस स्टेशन
जाने लगा, ये जानने के लिए कि जो असाधारण दुर्घटना है वो कैसे हुई। मैंने अपनी गाड़ी ली और पुलिस स्टेशन की ओर जाने लगा। मेरी गाड़ी किसी ट्रक के सामने आते आते बची। मुझे समझने में देर नहीं थी, कुछ तो है जो मुझे रोक रहा है। मैं जैसे तैसे पुलिस स्टेशन पहुंचा। मैंने पुलिस से रिक्वेस्ट की कि मुझे उस असाधारण मौत की फाइल दिखाइए। उन्होंने कहा ये गुप्त है, इन्हें हम नहीं दिखा सकते। मैंने कहा मेरे पापा डॉक्टर हैं, प्लीज आप मुझे वो दिखाइए। उन्होंने वो फाइल दिखाई। मैंने देखा ये सारी की सारी लाश वैसे ही थी जैसे मैंने उस सपने में देखा था, आधी खाई हुई, पूरे जिस्म में जख्म थे। रिपोर्ट में लिखा था कि उसे किसी जानवर ने खाया है। ये सारी जितनी भी लाश थी सब जंगल से बरामद हुई थी, पहाड़ों के पीछे वाले जंगल से बरामद हुई हैं। बस इतनी ही जानकारी थी, इसलिए मैं वापस आ गया। मिठाई लेकर घर पहुंचा मैं। मेरे घर के पास मेरे पापा नहीं थे। मैं अपने कमरे में गया। मैंने देखा मेरे कमरे के रूम में मेरा इंतजार कर रहा है। मैं उसे देखकर चौंक गया। मैंने उससे पूछा, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? रोमी बोला, पहले बताओ तुम कहाँ गए थे? मैंने बोला, मैं कहीं भी जाऊं तुम्हें उससे क्या? रोमी बोला, मैं जानता हूँ कि तुम क्या करना चाहते हो। तुम होने वाली मौत नहीं रोक सकते। हा हा हा, मेरे शैतान के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। मैं बोला, मेरे लिए परेशान मत हो रोमी, तू अपनी खैर मना, अब देखना मैं क्या करता हूँ। रोमी गुस्से से गुर्राया, अगले ही पल हंसने लगा। रोमी बोला, शायद तुम्हें परी की चिंता नहीं है। मैं चिंतित हो गया। मैं बोला, परी का असली दुनिया में कोई वजूद नहीं है। रोमी बोला, तुम गलत हो, बचा सको तो बचा लो अपनी परी को। ऐसे कहते हुए रोमी गायब हो गया। मुझे नीचे से कुछ आवाज आने लगी। मैं तुरंत दौड़ के नीचे गया। मैंने देखा मेरे पापा बहुत अजीब व्यवहार कर रहे हैं। वो घर की सारी चीज इधर उधर फेंक रहे हैं। मैंने पापा को रोका, अपने पापा को संभाला। वो बेहोश हो गए थे। मुझे पापा ने हर इमरजेंसी स्थिति में बताया था कि अब क्या करना चाहिए। मैंने उन्हें एक इंजेक्शन दिया, फिर भी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहां से शुरुआत करूं। तभी घर के टेलीफोन की घंटी बज उठी। मैंने कॉल रिसीव की। मैंने बोला, हेलो, कौन? दूसरी तरफ से, हेलो ऋतिक, मेरी जान खतरे में है, मुझे बचा लो प्लीज। मैं बोला, कौन बोल रहा है? कहाँ से बोल रहे हो? अपना नाम बोलो, अपनी जगह बताओ। दूसरी तरफ से बोला, कोई मेरा पीछा कर रहा है, मेरा नाम परी है, हम उस जंगल में मिले थे, मुझे बचा लो, मुझे छुपना होगा, प्लीज जल्दी आ जाओ, मुझे तुम पर भरोसा है। मैं बोला, हेलो परी, हेलो। टूटू की आवाज से कॉल कट जाती है। मैं अब बहुत दुविधा में हूँ, पापा को संभालूं या परी को बचाऊं। मैं तुरंत अपने दोस्त मोहन के घर गया। मैंने उसे परी का नंबर खोजने के लिए कहा। वो कंप्यूटर में कुछ वक्त लगा रहा, फिर उसने बताया कि ये नंबर तो लेक स्टेट एरिया का है। मैं एकदम चौंक गया। मैंने कहा, क्या ये नंबर किसके नाम पर दर्ज है? मोहन बोला, हाँ, ये किसी परी कपाड़िया के नाम पर दर्ज है। मैं बोला, पर लेक स्टेट में तो कोई नहीं रहता। मोहन बोला, अरे ये तो वही जगह है जहाँ 2 साल पहले हमारे साथ वो हादसा हुआ था। मैं बोला, वो हमारा बचपन था, उससे इस बात का क्या ताल्लुक? मोहन बोला, ताल्लुक है, याद है एक दिन तुमने मुझे स्कूल में परी के बारे में बताया, पर परी के बातों के अनुसार उसे ज्ञान साधना स्कूल में होना चाहिए था, पर वो वहाँ नहीं थी। हो सकता हो वो मुझे अपने किसी मकसद को पूरा करने के लिए मुझे फंसा रही है। मैं बोला, वो मुझे क्यों फंसाएगी? मोहन बोला, अरे लड़कियां बहुत मासूम दिखती हैं पर बहुत चालाक होती हैं। मैं बोला, हमें उसे बचाना चाहिए। मोहन बोला, लड़की के चक्कर में बुरा फंसेगा। मैं बोला, तू मेरा सच्चा दोस्त है, तू जरूर चलेगा। मोहन बोला, पर तेरे पापा का ख्याल कौन रखेगा? मैं बोला, मैंने उनके हॉस्पिटल से एक नर्स को बुलवा लिया है, वही उनका ख्याल रखेगी। मोहन बोला, अगर घर में किसी को पता चला कि मैं लेक स्टेट गया तो
पापा तो मेरी बुरी तरह से सुताई करेंगे। मैं बोला हम रात को आ जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। मोहन बोला ठीक है, सबके सोने का इंतजार करते हैं। उस रात मोहन मेरे घर पर ही रुका। रात के 12 बजे घर से निकले। मैं और मोहन रात के 12 बजे घर से निकले। चारों ओर घना अंधकार, गुप्त शांत, जैसे सन्नाटा भी आज का दृश्य देखने को उत्सुक हो। रात के आवाज करने वाले कीड़ों की आवाज और भी ज्यादा भय उत्पन्न कर रही थी। मोहन ने धीरे से गाड़ी निकाली। मोहन गाड़ी चला रहा था। कुछ देर हम दोनों चुप रहे। हम दोनों होने वाले अंजाम से डरे हुए थे। हम दोनों पेट्रोल पंप के स्टोर में रुके, वहाँ से पेट्रोल भरवाया। वहाँ के एक कर्मचारी ने हमसे पूछा, कहाँ जा रहे हो? मोहन बोला, हम लेक स्टेट जा रहे हैं। मैंने उसे टोकते हुए कहा, नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। वो कर्मचारी हमें अजीब तरह से घूरने लगा। हमने गाड़ी वहाँ से निकाल ली। गाड़ी में बैठे मुझे 2 साल पहले का वाक्य याद आया। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था। मैं और मोहन की फैमिली लेक स्टेट में रहते थे और भी कई फैमिली वहाँ रहती थी। वहाँ एक लेक था जहाँ जाना सख्त मना था। ये बात वहाँ के लोग जानते थे। एक दिन मेरे पापा ने अपने पास बुलाया। उन्होंने मुझसे कहा, तुम बड़े हो गए हो और पिता होने के नाते मेरा तुमसे ये बात बताना जरूरी है। मैंने पूछा, क्या पापा? पापा बोले, जितना हो सके नदी के पास मत जाओ, अपनी परछाई से दूर रहो। कोई अजीब सी किताब दिखे तो उससे दूर भाग जाना। एक जरूरी बात, अगर कोई घंटे की आवाज तुम्हें सुनाई दे तो तुरंत मुझे बताना। मैं बोला, ठीक है पापा, पर इन सब से होगा क्या? पापा बोले, अभी जितना बताया है उतना ही करो। पापा वहाँ से चले गए। मुझे अब ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई मिशन दे दिया गया हो। मुझे अच्छा लग रहा था। अगले दिन स्कूल खत्म होने के बाद हम घर जाने लगे। तभी मोहन ने जिद की कि चलो नदी के पास चलते हैं। मैंने उसे मना किया कि नहीं, मेरे पापा ने कल ही मुझे मना किया है नदी के पास जाने के लिए। तेरा कुछ नहीं होगा, मेरे भी मम्मी पापा ने मना किया है। हमारे दोस्तों को लगता है कि हम कमजोर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम उन्हें दिखा देंगे कि हम ताकतवर हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कहा, पर पापा को अगर पता चल गया तो? उसने कहा, कुछ नहीं होगा, बस हमें किताब से दूर रहना है। मैं मान गया। हम उस नदी की तरफ जाने लगे। नदी के बाहर एक बड़े बोर्ड में लिखा था, यहाँ जाना मना है। हम फिर भी अंदर गए। मोहन ने कहा, हम अपनी एक वीडियो बना लेते हैं ताकि सब हम पर विश्वास करें। मोहन ने फोन निकाला और वीडियो बनाने लगा। दोपहर के 3 बज रहे थे और 4 बजने वाले थे। हमने देखा नदी में एक बोट रखी है। हम आगे चल रहे थे और मोहन वीडियो बना रहा था। वो भी मेरे पीछे पीछे आ रहा था। उसने कहा, थोड़ा बोटिंग कर लेते हैं। हम बोट में बैठे बोट चलाने लगे। हम नदी के लगभग बीच में पहुंच गए थे। तभी ऐसा लगा मानो बोट जोर जोर से हिल रही है। अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी। हम दोनों डर गए। हम जोर जोर से बोट चलाने लगे। किसी तरह हम किनारे पहुंचे। हम तुरंत बोट से उतरे और नदी से दूर भागने लगे। कुछ दूर चलने पर हम रुक गए और जोर जोर से हांफने लगे। मैंने डरते हुए फिर नदी की तरफ मुड़कर देखा। मैंने देखा वहाँ काली परछाई खड़ी है। मैंने मोहन से कहा, वो देख नदी में। मोहन ने भी उसे देखा। मोहन ने मेरा हाथ पकड़ा और ना बाएं देखा और ना दाएं। मुझे साथ में लेकर वो दौड़ने लगा। जितना हो सके हम उतना दूर जाने लगे। हम घर के सामने आकर रुके। मोहन ने कहा, ये बात हमें किसी को नहीं बतानी है। मैं बोला, हाँ तू सही कह रहा है, वही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। शाम हो गई थी। मम्मी पापा ने खाने के लिए बुलाया। मैं खाना खाकर अपने कमरे में चला गया। कमरे में मेरी माँ आई। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुझे क्या तकलीफ है, तूने खाना सही से नहीं खाया। मैंने कहा, मैं ठीक हूँ। माँ गुड नाइट बोलकर वहाँ से चली गई। मैं सारी रात उसी घटना के बारे में सोच रहा था। आंख में हल्की सी नींद आई और मैं नींद की आगोश में चला गया। नींद बहुत गहरी थी। कुछ देर बाद एक कान के पास हल्की सी हवा बहने लगी।
मुझे ऐसा लगा कोई मेरे कान में फूंक मार रहा है, लेकिन मेरी नींद इतनी गहरी थी कि मैं आँख खोलकर देखना भी नहीं चाहता था। ठंडी हवा ज्यादा तेजी से चलने लगी। मैं बिस्तर से उठकर खिड़की बंद कर दी। मैं वापस अपने बिस्तर पर सोने लगा। तभी मुझे वही आवाज सुनाई दी जो वो नदी के पास सुनाई दी थी। मैं आजू बाजू देखने लगा, कहीं वो परछाई तो यहाँ नहीं आ गई। मैंने देखा मेरे कमरे में कोई नहीं है। सुबह हुई, मैंने खिड़की खोलकर देखा बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। मैंने सोचा क्यों ना मोहन के घर जाया जाए। मैंने बिना नाश्ता किए छतरी लेकर मोहन के घर चल दिया। मैंने दरवाजा खोला। मैंने देखा बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। शायद सारी रात बारिश हुई होगी। चारों ओर बारिश की छोटी छोटी बूंदों की वजह से कोहरा हो गया है और मेरी गाड़ी का पहिया लगभग आधा डूब चुका है। मैंने भी गाड़ी चलानी चाहिए। मैंने गाड़ी को ऑन किया, वो चालू नहीं हुई। पापा ने मुझे बाहर से आवाज लगाई, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, पापा मैं मोहन के घर जा रहा हूँ। पापा बोले, इतनी बारिश में मत जाओ। मैंने कहा, पापा मैं चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। पापा ने कहा, सुनो मेरी बात, बाहर जाना कोई जरूरी नहीं है, तुम बाद में भी जा सकते हो। पापा की बात सुनकर मैं वापस घर के अंदर आ गया। मैं टीवी के सामने बैठा ही था कि तभी मेरे दरवाजे की घंटी बजी। मेरे पापा ने दरवाजा खोला। मेरे पापा ने देखा बाहर मोहन खड़ा है। वो बहुत घबराया हुआ था। पापा ने उसे अंदर बुलाया, उसे बिठाया। वो बहुत डरा हुआ था, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो कुछ नहीं बोला, बस डर की नजरों से मुझे देखने लगा। उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया और कहने लगा, वो आई थी। मैंने पूछा, कौन? उसने कहा, वही जो हमने कल नदी में देखी थी। वो परछाई जैसी दिखती है। उसका कोई रूप नहीं है, बस एक परछाई जैसी दिखती है, शायद मेरी ही परछाई जैसी। मैंने कहा, रात को शायद तू बाथरूम करने उठा होगा और तूने लाइट जलाई होगी और खुद की ही परछाई देखकर तू डर गया होगा। मोहन ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी परछाई तो मेरे जैसी नकल ही करेगी। पर वो मेरी नकल नहीं कर रही थी, वो कुछ बात कहना चाहती थी। फिर अचानक से कमरे में एक आग का छोटा सा गोला आया और फिर घर लाल रोशनी से भर गया। वहाँ लाल रोशनी की वजह से वो परछाई गायब हो गई। वो मुझे कुछ कहना चाहती थी। मैं नहीं समझ पाया क्या कहना चाहती थी। मैंने ये सारी बात मम्मी पापा को बताई। उन्होंने मेरी बात का विश्वास नहीं किया और मुझे सो जाने के लिए कहा। मैंने कहा, क्या तूने अपनी मम्मी को बात बता दी? हमने जो वादा किया था कि हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। तभी पीछे से आवाज आई मेरे पापा की। मैंने सब सुन लिया बेटा। पापा मुझ पर गुस्से से भड़क उठे। मैंने कहा था तुम्हें कि तुम नदी के पास नहीं जाओगे, परछाई से दूर रहना है और किताब से भी दूर रहना है। क्यों नहीं समझ में आता तुम्हें? मेरी एक बात कान में नहीं जाती है तुम्हारे? मैंने कहा, पापा हमारे स्कूल के बच्चे हमें चिढ़ाते रहते हैं, इसलिए हम साबित करने के लिए वहाँ चले गए। मैंने कहा, तुम्हें कोई कितना भी चिढ़ाए, तुम्हें समझदारी से काम लेना चाहिए। तुम अब बड़े हो चुके हो, बच्चे नहीं हो जो तुम्हें कोई उस्काए और उसके बहकावे में आ जाओ। मेरे पापा ने खुद को शांत किया और हम दोनों को समझाने लगे। उन्होंने कहा, उस नदी को एक श्राप लगा हुआ है। उस नदी में अगर कोई जाता है या आप किसी को कोई अजीब सी घंटी की आवाज सुनाई देती है तो उसकी परछाई बनने लगती है और अपने असली रूप को मारकर परछाई उसकी जगह ले लेती है। पहले लेक स्टेट में एक औरत रहती थी जो काला जादू किया करती थी और उसके पास एक किताब थी। वो उसे शैतानों की किताब बोलती थी। उसकी किसी से दुश्मनी होती थी या कोई भी जो उसे पसंद नहीं करता था तो उसका नाम उस किताब में लिखती थी और उसकी मौत 24 घंटे के अंदर हो जाती थी। इसलिए एक दिन उसने एक बेगुनाह का नाम उस किताब में लिखा और वो मारा गया। इसलिए लेक स्टेट वालों ने डिसाइड किया कि उसे मार दें। उसे नदी में डुबाकर मार डाला। अब उसकी आत्मा नदी में ही कैद है और उसकी किताब इंसानों के बीच घूमती है। जो उस किताब को इस्तेमाल करेगा वही उस चुड़ैल को उस नदी से निकाल पाएगा। फिर वो मुक्त
हो जाएगी और सब खत्म कर देगी। मोहन ने कहा, पर वो किताब तो हमें नहीं मिली। मेरे पापा ने कहा, मोहन क्योंकि परछाई तो तुम्हें दिखी थी। मोहन ने कहा, नहीं, शायद हाँ, मतलब परछाई किसी और की थी, शायद किसी लड़की की थी। मेरे पापा ने कहा, तो पक्का कुछ बताना चाहती थी और वो लाल रोशनी ने उसे गायब कर दिया। पापा ने कहा, हमें ये शहर खाली करना होगा। मैं बोला, क्यों पापा, क्या हो गया? पापा बोले, यहाँ रहेंगे तो वो डायन हमें मार डालेगी। मैं बोला, कौन? पापा बोले, जो डायन तुम्हें नदी में दिखी थी वही। मोहन बोला, पर अंकल, आप डॉक्टर होके इन सब बातों पर विश्वास करते हैं? पापा बोले, मोहन, मुझे तुम्हारे घर चलना है जल्दी। हम तीनों गाड़ी में बैठकर मोहन के घर पहुँचे। पापा घर में दाखिल हुए। पापा ने कहा, मोहन के माता पिता से कहा, मुझे एक जरूरी बात करनी है, क्या हम साथ में बैठकर कुछ बात कर सकते हैं? मोहन के माता पिताजी ने कहा, क्यों नहीं। मेरे पापा ने कहा कि वो नदी वाली डायन तुम्हारे बच्चे के पीछे पड़ी हुई है, हमें तुरंत ये जगह खाली करके कहीं और जाना होगा। तभी मोहन की मम्मी चौंक कर बोली, इसलिए मेरा मोहन कल रात को डरा हुआ था। मेरे पापा ने कहा, हाँ जी बिल्कुल, वो गलती से उस नदी में चला गया था, इसलिए अभी वो डायन इनका पीछा कर रही है, हमें अपने बच्चों को बचाना होगा उस डायन से। मोहन के माता पिता शहर खाली करने की तैयारी में जुट गए और मेरे पापा भी मुझे घर वापस लेकर आकर सारा सामान पैक करने के लिए मुझे बोलने लगे। मेरे पापा ने ट्रक मंगवाया और सारा सामान उसमें डाला और वहां से हम लेक स्टेट निकलकर दूसरे शहर आ गए। गाड़ी में बैठे बैठे मैं ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से गाड़ी के सामने कोई गुजरा। मोहन ने जोर से गाड़ी का ब्रेक लगाया। मैंने देखा बाहर दो रास्ते हैं और बीच में साइन बोर्ड लगा है। एक रास्ता लेक स्टेट की तरफ जाता है और एक रास्ता हाई स्टेट की तरफ जाता है। मोहन ने जरा सी सांस ली और कहा, मोहन बोला, ये क्या था, वो क्या गुजरा? मैं बोला, आई डोंट नो। मोहन बोला, कोई परछाई होगी। उसने गाड़ी लेक स्टेट की तरफ मोड़ दी। हमने देखा वो जगह पूरी तरह से बदल चुकी है। वहाँ अब कोई नहीं रहता, वहाँ सारे घर खाली पड़े हैं, सड़क की लाइट नहीं जल रही है। शायद रात ज्यादा हो गई है, इस वजह से जगह वीरान लग रही है। एक बूढ़ा टॉर्च लेते हुए बाहर आया। मोहन ने उसे देखकर गाड़ी रोकी। बूढ़ा हमको चिल्लाया, तुम इतनी रात को क्या कर रहे हो? उस बूढ़े की उम्र लगभग 50 से 60 के बीच होगी। चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी, बाल कुछ काले सफेद हो गए थे। एक पैंट और शरीर में एक चादर ओढ़े हुए वो हमारी तरफ बढ़ रहा था। बूढ़ा बोला, यहाँ से दफा हो जाओ, तुम्हें पता नहीं है यहाँ आना मना है। मैं बोला, तो अंकल आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? दफा हो जाओ, जहाँ से आए हो वहाँ लौट जाओ। मोहन बोला, हम यहाँ पहले रहते थे, इसलिए इस जगह का जायजा लेने आए हैं और कुछ नहीं, वापस पुरानी यादें ताजा करने आए हैं। वो बूढ़ा व्यक्ति बोला, एक मिनट, क्या तुम डॉक्टर सहगल के बेटे हो? मैंने कहा, जी, आप मेरे पिता को कैसे जानते हैं? बूढ़ा व्यक्ति बोला, मेरे साथ मेरे पीछे आओ। मोहन बोला, कहाँ? बूढ़ा व्यक्ति बोला, आओ मेरे पीछे। वो बूढ़ा आदमी आगे आगे चलने लगा। हम गाड़ी उसका पीछा कर रहे थे। वो एक घर के सामने आकर रुका और कहा, आओ मेरे साथ अंदर। हमें थोड़ा अजीब लगा, पर उस पूरे इलाके में और कोई जिंदा इंसान भी नहीं था। चारों तरफ घना अंधकार सन्नाटा था, जैसे कि वहाँ की खामोशी आज का दृश्य देखने के लिए उत्साहित हो। चारों तरफ कीड़ों की आवाज। उस बूढ़े आदमी ने कहा, अंदर आओ। मोहन और मैं गाड़ी से नीचे उतरे। मोहन ने मुझसे कहा, तुम ये मत भूल जाना कि हम यहाँ परी को ढूंढने आए हैं। परी का नाम सुनते ही वो बूढ़ा आदमी हम दोनों को अचंभित से देखने लगा। वो सकते में आ गया और डर के मारे हम दोनों की तरफ देखने लगा। उसके पसीने पसीने छूट गए। उसने कहा, परी? उसने डरते हुए कहा, वो डायन है। वो क्या वापस आ गई है? हमने कहा, आप कैसी बात कर रहे हैं अंकल? एक छोटी सी लड़की है जो स्कूल में पढ़ती है, आप किसकी बात कर रहे हैं? उसने कहा, आप मेरे साथ मेरे घर में चलिए, मैं सब कुछ बताता हूँ। बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है।
हम दोनों उस घर के अंदर दाखिल हुए और उन्होंने हमें चेयर पर बैठाया। अंदर काफी धूल जमी हुई थी। बहुत दिनों से शायद घर की सफाई नहीं हुई है, इसलिए मैंने देखा हर तस्वीर पर धूल जमी हुई है, कुछ साफ दिखाई नहीं दे रही हैं और कुछ जगह पर पर्दे लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इतनी रात को क्या कर रहे थे। हमने कहा असल में हम एक लड़की को ढूंढ रहे हैं जो मुझसे मदद मांग रही थी। उसने मुझे फोन किया था और कहा वो वहाँ पर फंसी है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। उस बूढ़े आदमी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाता हूँ। हम वहीं बैठे रहे। वो अंदर रसोई की तरफ गया। हमने देखा कि रसोई की बाजू में एक सीढ़ी ऊपर की तरफ जाती है। हम दोनों सीढ़ी पर चलने लगे। ऊपर एक कमरा था, हम उसमें दाखिल हुए। हमने देखा उस कमरे में एक बेड है, एक चेयर है और एक डेस्क पर किसी की तस्वीर रखी है और पूरे कमरे में कुछ नहीं है, बस एक खिड़की है। इसमें धूल जमाई हुई थी। हम उस तस्वीर के पास गए और वहाँ से धूल हटाई। हमने जो देखा, हम दोनों वो तस्वीर देखकर दंग रह गए। उस तस्वीर में वो बूढ़ा आदमी और एक औरत और उसकी बच्ची जो हुबहू परी के जैसी दिखती थी। मैं पीछे हट गया, इसकी वजह से कुर्सी गिर गई। आदमी ऊपर की तरफ आने लगा। हमने वो तस्वीर वापस उस जगह पर रख दी। बूढ़ा आदमी कहने लगा तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने कहा कि मैं बस ऐसे ही देखने आया था। मैंने पूछा ये तस्वीर किसकी है, इसमें आप तो हैं, पर वो दोनों कौन हैं। बूढ़ा आदमी बोला वो मेरी बीवी और मेरी बेटी है जो बहुत साल पहले गुजर चुके हैं। मैं बोला क्या? इसी लड़की की तलाश में हम यहाँ आए हैं। इसी ने मुझे फोन किया था, मुझसे मदद मांगी थी। मोहन ने कहा आपकी बेटी का नाम क्या था? बूढ़े आदमी ने कहा मेरी बेटी का नाम परी ही था। जो लड़की हमसे मदद मांग रही थी उसका नाम भी परी ही था। बूढ़ा आदमी ने कहा तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम्हें फंसाया गया है। मोहन बोला फंसाया गया है? किसने और क्यों? हमें क्यों फंसाना चाहेगा? बूढ़ा व्यक्ति बोला बताता हूँ। यहाँ से 10 साल पहले की बात है, जब मैं और मेरा परिवार, मेरी पत्नी और मेरी बेटी इस क्षेत्र में रहते थे। मैं एक कारखाने में काम करता था जिसमें मेरी कमाई ठीक ठाक थी, जिससे मैं अपना घर चला सकूं। मेरा बेटा 6 साल का था, बेटी भी थी। एक दिन वो गायब हो गया। मैंने बहुत पर्चे छपवाए पर मुझे मेरे बेटा नहीं मिला। एक दिन रात को सोया था, तभी मुझे अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने उठकर देखा मेरी बीवी मेरे बाजू में नहीं है और मेरी बच्ची भी वहाँ नहीं है। मैं नीचे गया। हमारे घर में एक तहखाना है जहाँ पर हम पुराने कबाड़ी पुरानी चीज रखते हैं। वहाँ से वो आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मैं नीचे गया। मैंने देखा मेरी बीवी मेरी बेटी के लाश के सामने खड़ी हुई थी। उस पर कुछ मंत्र उच्चारित करती है और काला जादू कर रही है। मेरी बेटी भी वहाँ बेहोश होकर बैठी हुई थी। उसने मेरी बेटी को वश में कर रखा था। मैंने जाकर अपनी बीवी को वहाँ से उठाया, जोरदार थप्पड़ लगाया। मैंने कहा तूने मेरे बेटे को मार डाला डायन। उसने कहा उसे तो मरना ही था, उसकी मौत तो पक्की थी। जिसको जाना है वो जाकर रहता है। बेटी वहाँ से ले आया और अपने बेटे को कफन दिया। मैंने उससे पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया, क्या जरूरी थी? उसने कहा कमी तो हर चीज की है, दिया क्या है तूने मुझे? ना अच्छा घर है ना अच्छे पैसे हैं। हम कुछ खर्च करते हैं और बाकी हमारे पास कुछ नहीं बचता। हमारी कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती, इसलिए मैंने शैतान का सहारा लिया, उसको ही अपना भगवान मान लिया। देखा नहीं कुछ हफ्तों से हम कितने खुश हैं। मैंने कहा तू यहीं रह, अपनी बच्ची को यहाँ से लेकर तुम्हारी पहुँच से भी बहुत दूर जाता हूँ। उसने कहा नहीं हो सकता, परी पर शैतान का आशीर्वाद है, वो बड़ी हो जाएगी तो शैतान उसका पति बनेगा। समझ में आया, इसलिए मेरी बेटी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। मेरी बीवी के साथ हाथापाई हुई। मेरे हाथ के पास एक डंडा था जिसे मैंने उसके सर पर मारा। उसका सर खून से लथपथ हो गया और वो उसी समय मर गई। मैंने सारा खून साफ किया और लेक स्टेट के नदी में जाकर उसको बहा दिया। जब मैं उसे नदी में बहाने गया तब मैंने देखा कि चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है। काला कौवा आसपास मंडरा रहा है जो मुझे काम करने से रोक रहा है। एक लाल रोशनी भी मुझे
काम करने से रोक रही है। मैंने उसे धक्का दिया और वहाँ से चला आया। मैंने घर आकर देखा मेरी बेटी नहीं है। मैंने तो बहुत खोजा पर वो नहीं मिली। इतने सालों बाद वो तो हमें कैसे फोन कर सकती है? क्या तूने परी को अपनी आंखों से देखा है? मैंने कहा नहीं, मैंने उसे सपने में देखा था। मैंने कहा कि आप उसी डायरी के बारे में कुछ जानती हैं? उसमें लोगों की मौत के नाम लिखे हुए थे। बूढ़े आदमी ने कहा नहीं। हमने उससे विदा लिया और नदी की तरफ जाने लगे। मैं और मोहन नदी की तरफ जा रहे थे, तभी ठंडी हवा चलने लगी। रात बहुत हो गई थी। फिलहाल रात के 1 बज रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी। हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। हम दोनों चुप ही थे। तभी मोहन ने कहा, तुम्हें क्या लगता है, देखे नदी के पास जाकर क्या मिलता है? मैंने कहा, क्या पता। मोहन ने कहा, हम नदी से ज्यादा दूर नहीं हैं। मैंने कहा, सही कहा। हम नदी के पास पहुँचे। हमने देखा वहाँ एक आग जल रही है और उसके सामने एक लड़की बैठी हुई है जो बड़ी अजीब तरीके से आग को देख रही है। हम उस लड़की के पास गए। इस बार मैंने उसका चेहरा ध्यान से देखा। वो परी थी। मैंने उससे पूछा, तुमने मुझे फोन किया था, तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? तुम क्या कर रही हो? उसने कहा, आपको मेरे घर नहीं जाना चाहिए था। मैंने कहा, मैं आपके घर गया था। ये बात आपको कैसे पता? और आप मुसीबत में हो ही नहीं तो मुझे क्यों फोन किया? उसने कहा, मैं मुसीबत में ही हूँ। मेरे पापा ही मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं और मैं उनके चंगुल से भाग के यहाँ पर आई हूँ। मैंने कहा, अगर तुम अपने पापा के चंगुल से यहाँ पर भागकर आई हो तो आग के सामने क्यों बैठी हो? कोई भी तो तुम्हें देख सकता है। तुम्हें छुप जाना चाहिए। परी ने बोला, मुझे अंधेरे से डर लगता है। मैं बोला, मुझे बताओ तुम्हारी माँ कहाँ है? मैं बोला, तुम्हारे पापा ने तुम्हें क्यों नहीं मारा? परी बोली, इस डायरी में लोगों का नाम लिखवाने के लिए। मोहन बोला, जब तुम्हारी माँ मर गई तब तुम्हारी उम्र कितनी थी? परी बोली, मेरी उम्र 6 साल की थी, अब मैं 16 साल की हूँ। मैंने हैरान होते हुए पूछा, क्या तुम जिंदा हो? परी बोली, ये कैसा सवाल है, मैं जिंदा हूँ। मोहन बोला, और तुम्हारे पापा? परी बोली, नहीं पता। एक भयानक गुस्से से भरी हुई आवाज कानों में आई, तो खेल शुरू किया जाए। हमने मुड़ के देखा, वहाँ परी के पापा खड़े थे। उनकी आंख में खून था, पूरी तरह से लाल। उनके पीछे से एक साया निकला। जब उसे ध्यान से देखा तो वहाँ परी खड़ी थी। मैंने देखा मेरे बाजू में भी एक परी खड़ी है और सामने भी परी खड़ी है। मेरे पास वाली परी कहने लगी, वो असली परी नहीं है, मैं असली परी हूँ। सामने वाली परी ने कहा, नहीं नहीं, मैं असली हूँ, वो तुम लोगों को धोखा दे रही है। तभी उसके पापा ने कहा, इन दोनों में से जो असली है उसे जल्दी से चुन लो, क्योंकि अब मैं तुम सबको मारने वाला हूँ। सामने वाली परी ने कहा, पापा आप मुझे भी मारोगे? उसके पापा ने कहा, बेटा मैं आपको नहीं मारूंगा, मैं तो बस जो तुम्हें गुमराह कर रहा है उन्हें मारूंगा। मोहन ने कहा कि हम किसी को गुमराह नहीं कर रहे हैं। मेरे पास वाली परी ने कहा, वो असली परी नहीं है, मैं असली परी हूँ, चाहे तो आजमा लो। मैंने मेरे सामने खड़ी परी से पूछा, क्या हम पहले मिले हैं? सामने वाली परी ने कहा। उसने थोड़ा सोचा और सोचने के बाद उसने कहा, हाँ मिले हैं। मैंने कहा, कहाँ? उसने कहा, मुझे ज्यादा याद नहीं है पर हम मिले हैं। मैंने यही सवाल मेरे पास वाली खड़ी परी से पूछा। उसने कहा, हम मिले हैं, मैं तुम्हारे सपने में आई थी और वहीं हमने बात की थी जहाँ बहुत सारे अजीब दिखने वाले भूत मौजूद थे। मैंने कहा, तुम सच कह रही हो, तुम ही असली हो। तभी सामने खड़ी हुई परी बदल गई, उसकी भी आंख लाल हो गई। वो दोनों हम तीनों की तरफ घूर कर देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों हमें कच्चा खा जाएंगे। हम दोनों ने वहाँ से भागने का बेहतर समझा। हम तीनों वहाँ से भागने लगे और भागते भागते एक पेड़ के नीचे आकर रुके, जहाँ एक तरफ नदी और दूसरी तरफ जंगल। परी ने कहा, मेरे पीछे आओ। हम उसके पीछे पीछे जाने लगे। वो हमें एक पुरानी झोपड़ी तक ले गई। हम डर के मारे झोपड़ी के अंदर गए। देखा उसके अंदर एक औरत बैठी है। उसने हमारा स्वागत किया और अंदर बैठाया। कुछ ही पल में नकली परी और उसके पापा बाहर आए और चिल्लाने लगे। वो कहने लगे, बाहर आओ, तुम सबको आज मैं नहीं छोड़ूंगा। परी की माँ ने जवाब दिया, हिम्मत है तो अंदर आकर दिखाओ।
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। मैंने देखा परी की माँ के हाथ में वो किताब है। उन्हें ना चाहते हुए भी उस किताब में अपने पति का नाम लिखना पड़ा। वो बहुत रो रही थी क्योंकि वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी। उन्होंने उसका नाम लिखा और हमने देखा उनके पति के ऊपर एक बड़ा सा पेड़ गिरा और वहीं खत्म हो गई। और जो बहरूपिया परी वहाँ पर खड़ी थी वो कहने लगी, तुमने उनको तो चकमा दे दिया पर मुझे चकमा नहीं दे सकते। मैं जो लेने आई हूँ लेकर जाऊंगी। परी की माँ ने कहा, ऐसा नहीं होगा। परी की माँ ने डायरी की तरफ देखा। आखिरी पन्ने की कुछ लाइन बाकी थी। वो अपनी बेटी का नाम उसमें नहीं लिखना चाहती थी, अपनी बेटी को नहीं खोना चाहती थी। कुछ ही देर में एक काला साया वहाँ आया। उसने परी की माँ से कहा, कोमल, तुम्हें अपना वादा नहीं तोड़ना चाहिए। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपनी खुशियाँ और अच्छी जिंदगी के बदले अपने दोनों बच्चे की रूह मुझे सौंपोगी। और चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी मेरी रानी बनकर रहेगी। वहाँ तेज बारिश होने लगी। चारों तरफ अंधेरा था। जोरों से हवा चल रही थी। आज कयामत होने वाली थी। परी की माँ ने कहा, नहीं, मैं अपनी बेटी किसी को भी नहीं दूंगी। मैं अपनी बच्ची किसी को भी नहीं दूंगी। मैंने एक बार धोखे से अपने पति की रूह तुझे दी। इस बार मैं धोखा नहीं खाने वाली। मुझे तुम्हारी बेटी की रूह चाहिए। मैंने परी की माँ से कहा, आप तो मर गई थी ना, आपको तो डुबा कर मार दिया गया था। उसकी माँ ने कहा, नहीं, मैं मरी नहीं थी, मैं जिंदा थी। और आज जो मेरी गलती की वजह से मेरी बच्ची की जान खतरे में है। मोहन ने कहा, देखिए आंटी, आपको परी का नाम उस किताब में लिख देना चाहिए। मैं एक माँ हूँ पर ऐसा नहीं कर सकती। मोहन ने परी की माँ से वो डायरी छीनी और उसमें जबरदस्ती परी का नाम लिख दिया। कोमल ने कहा, ये तुमने क्या किया? उसने मोहन से डायरी छीनकर वापस ली और डायरी वापस लेते हुए वो डायरी को 2 हिस्से में बांट दिया। अब हम सब दहशत में थे कि अब क्या होगा। उस काले साए ने कुछ मंत्र पढ़े जिससे वो ताकतवर होने लगा। उसने एक छड़ी निकाली और उस छड़ी पर परी का नाम लिया। उसने एक सांप निकाला और परी की तरफ झपट पड़ा। वो सांप परी के प्राण लेता उससे पहले परी की माँ उस सांप के सामने आ गई। उस सांप ने परी की माँ की रूह ले ली। परी की माँ की रूह उस शैतान को मिलने पर उसे वापस जाना पड़ा और वो डायरी वहीं जलकर राख हो गई। मैं मोहन परी को वहाँ से अपने घर ले गया। हमने अपने परिवार को सारी बात बताई और क्या, मेरे पापा ने परी को गोद लिया। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। कहानी आप लोगों को कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।